18 जून की सुबह थी। मुंबई की उमस भरी गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन माहिम की एक तंग गली में ठंडी सनसनी फैली हुई थी। भीड़ एक छोटे से 2 मंजिला मकान के सामने जमा थी। घर के अंदर बेडरूम में बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बिना हरकत के पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा शांत था और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान मौत की थी। उसका नाम था सादिक शेख, इलाके का जाना माना व्यापारी जिसने झोपड़पट्टी से उठकर खुद का कपड़ों का ब्रांड खड़ा किया था। लेकिन अब वह निर्जीव पड़ा था, जैसे किसी ने बिना संघर्ष के उसे सुला दिया हो। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर सलीम खान कमरे का मुआयना कर रहे थे। कोई खून नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं, दरवाजा अंदर से बंद। मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी मौत प्राकृतिक नहीं थी। सलीम की भौहें सिकुड़ी। ये केस आसान नहीं है। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अली साहब, मुझे आपकी जरूरत है। फोन की घंटी बजते ही अली ने जवाब दिया। सलीम, क्या हाल है? मामला कैसा है? अली साहब, एक बड़ा सिरदर्द मिल गया है। सादिक शेख की मौत हुई है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। कोई सबूत, कोई लड़ाई के निशान नहीं। एकदम सन्नाटा। तुम्हारी जरूरत है। अली ने तुरंत अपना सूट पहना और माहिम की ओर रवाना हो गया। वह जानता था कि जब एक केस में सबूत नहीं मिलते तो रहस्य गहरा होता है। वह घटनास्थल पहुंचा तो सलीम ने उसे सारी जानकारी दी। अली ने चुपचाप कमरे का निरीक्षण किया। खिड़की के किनारे धूल पर कुछ उंगलियों के निशान थे, लेकिन बहुत हल्के। दीवार पर एक तस्वीर झुकी हुई थी, जिसे ठीक करने की कोशिश की गई थी। बिस्तर के पास मिट्टी के छोटे छोटे दाग भी थे। अली ने धीरे से कहा, कोई चीज यहाँ छुपी है, हमें हर कोना देखना होगा। सलीम ने हैरानी से पूछा, किसकी उंगलियां ये हो सकती है? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी राह तो अब शुरू ही हुई है। सादिक की मौत की खबर आग की तरह फैली। उसकी जिंदगी जितनी चमकदार थी, उतनी ही उसकी दुश्मनी भी गहरी। अली ने सबसे पहले उसके करीबी लोगों की एक सूची तैयार की। पहला नाम आया, शहाना, सादिक की पत्नी। कुछ साल पहले दोनों में अनबन हुई थी और अब वे अलग अलग रहते थे। वकीलों के जरिए तलाक की बातें चल रही थी। कुछ दिन पहले सादिक ने अपनी वसीयत से शहाना का नाम हटा दिया था। क्या यह बदले की शुरुआत थी? दूसरा नाम था रिजवान शेख, सादिक का छोटा भाई। बिजनेस में सादिक ने उसे हमेशा निचले दर्जे पर रखा। लोगों को अक्सर कहते सुना गया, भाई है पर गुलाम की तरह रखा है। कहीं ये जलन किसी हद तक तो नहीं गई? और फिर आया तीसरा नाम, विक्रम लोबो, माहिम का बड़ा बिल्डर। कहा जाता था कि सादिक ने उसकी एक जमीन डील को रद्द करवा दिया था, जिससे विक्रम को करोड़ों का नुकसान हुआ। एक वायरल वीडियो में दोनों को गाली गलौज करते देखा गया था। अली ने कहा, तीनों के पास वजह है, अब देखना है कि किसके पास मौका और तरीका था। अली सबसे पहले शहाना से मिलने पहुंचा। वह एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट और कड़वाहट साफ झलक रही थी। मैंने उसे छोड़ दिया था, शहाना बोली। वो जैसा इंसान था, उससे दूर रहना ही बेहतर था। आपको मालूम था कि उसने आपको वसीयत से हटा दिया है? अली ने सीधे पूछा। शहाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, लेकिन मैं पैसों के लिए शादी में नहीं आई थी और ना ही उसके मरने का कोई फायदा मुझे है। अली कमरे का मुआयना करने लगा। एक अलमारी में सादिक की कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। कुछ फटी हुई, कुछ पर स्याही के दाग थे, जैसे कोई अतीत को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। वो बाहर निकला और बगल के फ्लैट से मिली एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, साहब, परसों रात मैंने मैडम को बड़ी देर बाद आते देखा था, 3 बजे के करीब। अली की भौहें तन गईं। कहानी में वक्त और वक्त के गवाह दोनों जरूरी हैं। वह मन ही मन बोला। सादिक के लैपटॉप की जांच शुरू हुई। अली ने डिवाइस को खुद अनलॉक किया। सादिक की फाइलें साफ सुथरी थीं, लेकिन एक फोल्डर अजीब था। अगर मुझे कुछ हो जाए। अली ने तुरंत फाइल खोली। उसमें एक ईमेल का ड्राफ्ट था, सादिक की आईडी से मौत के एक दिन पहले किसी को भेजा गया था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ विक्रम लोबो है। उसने मुझे धमकी दी थी। ईमेल देखकर सलीम उछल पड़ा। तो मामला सीधा है, विक्रम ने ही मारा होगा। लेकिन अली शांत रहा। सीधा दिखने वाला मामला सबसे खतरनाक होता है। वह लैपटॉप का आईपी चेक करवाता है। ईमेल भेजा गया था, लेकिन लोकेशन अजीब निकली। रिजवान शेख के घर से। भाई ने भाई के नाम से मेल भेजा, सलीम फुसफुसाया। अली के चेहरे पर एक खामोश तनाव था। जो जुबान नहीं खोलते वो अक्सर कीबोर्ड से सच उगलते हैं। अब बारी थी छोटे भाई से सीधे सवाल करने की। रिजवान शेख पुलिस स्टेशन में बैठा था, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में घबराहट। ये मेल तुमने भेजा था? अली ने सीधा सवाल दागा। रिजवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ उसे डराने के लिए। सादिक भाई मुझे बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरा अपमान किया था और मैंने सोचा विक्रम पर शक जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो क्या तुमने मारा उसे? सलीम ने पूछा। रिजवान ने तुरंत इनकार किया। नहीं, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैं बस बदला लेना चाहता था, डराना चाहता था, मगर मारना नहीं। अली गौर से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। फिर अचानक उसने पूछा, रात 2:30 पर तुम कहाँ थे? रिजवान हकबका गया। मैं घर पर सो रहा था। अकेले? हाँ। तो कोई साबित करने वाला नहीं? रिजवान चुप। अली ने सलीम की तरफ देखा। शक अब शक से बाहर निकल रहा है। हमें सीसीटीवी देखना होगा। लाशें तो झूठ नहीं बोलती, और कैमरे भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज माहिम पुलिस स्टेशन में लाया गया। अली ने खुद सारी रात की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। ज्यादातर हिस्सा शांत था, मगर 2:38 AM पर खिड़की के पास एक परछाई दिखी। कोई शख्स खिड़की से अंदर आया और फिर 15 मिनट बाद वापस गया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन अली की नजर एक छोटी सी चीज पर अटक गई। कमर से लटकती एक चूड़ी की आवाज, बहुत हल्की, मगर कैमरे के माइक ने कैद कर ली थी। जूम करो, अली बोला। परछाई ने जैसे ही खिड़की से बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके उंगलियों की छाया में एक अंगूठी की चमक दिखी, एक खास डिजाइन वाली अंगूठी। अली ने तुरंत शाहाना की तस्वीरें देखीं, उसी हाथ की वही अंगूठी। अगले ही दिन शाहाना को दोबारा बुलाया गया। जब उसे वीडियो दिखाया गया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बस मिलने गई थी, नींद की गोली दी थी। वो गुस्से में था, मुझे मारने वाला था। वो बुदबुदाई। लेकिन वो मरा कैसे? अली ने पूछा। शाहाना कांप गई। मैंने उसे सिर्फ सुलाया था, लेकिन जब सुबह लौटी वो मर चुका था। शाहाना की बातों में गलतियां थीं, लेकिन एक चीज साफ हो चुकी थी, उसने सादिक को नींद की गोलियां दी थीं। मगर सवाल यह था कि क्या मौत सिर्फ उन गोलियों से हुई? अली ने तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा जांच करवाई, इस बार डिटेल में। रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। डॉक्टर्स ने बताया, सादिक की मौत नींद की गोलियों से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जहर एंट्रोपिन डेरिवेटिव से हुई है, जो शरीर के भीतर धीरे धीरे फैलता है और बाहर से बिल्कुल स्वाभाविक मौत जैसा लगता है। यह जहर मिल सकता है कहाँ? सलीम ने पूछा। सिर्फ फार्मा कंपनियों या किसी डॉक्टर के जरिए। अब अली की आंखों में वो नाम चमका, डॉ. नयन घोष, सादिक का पर्सनल फिजिशियन, जो अक्सर बिना पर्ची के दवाइयाँ देता था और जिसकी क्लिनिक अब कुछ महीनों से बंद पड़ी थी। अली बोला, कभी कभी जहर से नहीं, भरोसे से दिया जाता है। अब बारी थी उस डॉक्टर को सामने लाने की, जिसने दोस्ती के मुखौटे में मौत का इंजेक्शन पकड़ा था। डॉ. नयन घोष को पकड़ना आसान नहीं था। उसका क्लिनिक पिछले 2 महीने से बंद था और मोबाइल भी स्विच ऑफ। मगर अली को मालूम था कि जो जहर देता है वो कहीं न कहीं दवा भी बेचता है। अली ने पुराने मेडिकल सप्लायर से संपर्क किया। एक बुजुर्ग फार्मासिस्ट ने कहा, डॉ. घोष कुछ हफ्ते पहले मुझसे एक दुर्लभ केमिकल लेने आया था। उसने कहा था कि रिसर्च के लिए है। नाम था एंट्रोपिन डेरिवेटिव। अली के पास अब सीधा सबूत था। कुछ ही देर में डॉक्टर एक पुराने बंगले से पकड़ा गया, अकेला, घबराया हुआ। मैंने जानबूझकर जहर नहीं दिया, वो चिल्लाया। वो तो शाहाना का आइडिया था। मैं बस उसके कहने पर नींद की दवाई देता था, लेकिन शायद उसी ने केमिकल बदलवाया। अली चौंका। तुम्हारा मतलब असली जहर तुमने नहीं दिया? डॉक्टर ने कहा। नहीं, मैं डर गया था शाहाना मुझे फांसा देती। अब अली के दिमाग में तूफान था। क्या शाहाना ने डॉक्टर के बिना बताए ही दवा बदल दी, या कोई तीसरा खिलाड़ी था जो पर्दे के पीछे सबको नचाता रहा? अली ने सारे किरदारों को थाने बुलवाया। शाहाना, रिजवान, डॉक्टर घोष और विक्रम लोबो। हर चेहरा डर और उलझन में था। कमरे के बीच में अली खड़ा था। उसकी आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ जवाब जानते हुए आता है। सादिक की मौत एक जहर से हुई, जो डॉक्टर ने नहीं और शाहाना ने भी सीधे तौर पर नहीं दिया। सब चौंके। अली ने एक छोटी शीशी निकाली। ये दवा उसके तकिए में भिगोई गई थी, त्वचा से शरीर में गई। ऐसा कोई कर सकता था जो सादिक के बेहद करीब हो और रोजाना उसके कमरे में आता हो। वो मुड़ा और कहा, सादिक का नौकर रघु कहाँ है? सबने देखा रघु, जो चाय देता था, घर साफ करता था और चुपचाप सब देखता था। रघु भाग चुका है, सलीम बोला। क्योंकि वो शाहाना और रिजवान का मोहरा था, अली बोला। दोनों ने मिलकर सादिक से बदला लिया। शाहाना ने ड्रग्स दी, रिजवान ने प्लान बनाया और रघु ने जहर पहुंचाया। सलीम ने पूछा, कैसे पकड़े इन्हें? अली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इनका झूठ उनके चुप रहने से ज्यादा तेज बोला।